अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े और मैं हूं ज़हरा रज़ा। मैं हूं फ़हीम अब्बास। मैं भी आपको खुश आमदीद कहता हूं मेरी जानिब से भी अस्सलाम वालेकुम। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब मेरे दोस्त खैरियत से हैं और आज के दिन का एक अच्छा सा आगाज़ भी कर चुके हैं। बिल्कुल, और प्रोग्राम का भी आगाज़ करते हैं। आज हमने अपने प्रोग्राम में एक बहुत ही अहम मौजू का इंतखाब किया है। आज का हमारा मौजू है बुज़ुर्ग, शहरी और रियासती ज़िम्मेदारियाँ। किसी भी रियासत की ये ज़िम्मेदारी होती है कि वो अपने तमाम शहरियों को उनके हुकूक दे। पीने का साफ़ पानी, रोटी, कपड़ा, मकान, तालीम की सहूलियात उनको फ़राहम करे, सेहत के हवाले से रोज़गार के तमाम मौक़े दे। जब हम शहरियों की बात करते हैं तो उसमें तमाम लोग आ जाते हैं, चाहे वो बच्चे हों, जवान हों या बुज़ुर्ग शहरी हो। आज के प्रोग्राम में हम स्पेसिफ़िकली बुज़ुर्ग शहरियों के हवाले से बात करेंगे। ये वो अफराद होते हैं जो कि हमारे कौम का असासा हैं, जिन्होंने एक ख़ास हिस्सा अपनी उम्र का 60-65 साल या इससे भी ज़्यादा मुल्क की तरक्की में गुजार दिया होता है, जो अपनी ख़ानदान को बसाने में और उनकी खुशी की खातिर अपनी ज़िंदगी वक्फ कर देते हैं। ऐसे लोगों के लिए हमारी क्या ज़िम्मेदारी है और रियासत की क्या कौमी ज़िम्मेदारी बनती है, उस हवाले से आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं एक समाजी कारकुन हैं, तज्ज़ियाकार हैं, जनाब शबीर शफ़क़त साहब। हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम जी, खुदा का शुक्र है। क्या माशाल्लाह ठीक ठाक, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। अच्छा, बुज़ुर्ग शहरियों के हवाले से अगर हम बहसीयत मुआशरा देखें तो मेरा ख्याल है कि हम आज भी बड़ी अच्छी जगह पे स्टैंड करते हैं कि आज भी किसी बस में या किसी कभी कोई बुज़ुर्ग जो है हम उसको खड़े नहीं होने देते हैं, फौरी तौर पे कोई ना कोई उठ जाता है कि आप यहाँ बैठ जाएं। तो मैंने देखा कि पाकिस्तान से बाहर जिन्हें मुहज़्ज़ब मुआशरे कहते हैं, वहाँ पे बुज़ुर्गों का सोसाइटी में इस तरह एहतराम देखने को नहीं मिलता है जितना यहाँ पे मिलता है। और बुज़ुर्गों की खिदमत हम करके अपना फ़ख्र समझते हैं कि हमें बुज़ुर्गों की खिदमत करने का मौका मिला। हाँ, बुज़ुर्ग हमारे जो हैं वो सोसाइटी से तो इतना ज़्यादा नाराज़ नज़र नहीं आते, मगर रियासत से ज़रूर नाराज़ नज़र आते हैं। कभी पेंशन के मामले के हवाले से, कभी इलाज मुआलजे के लिए मुनासिब सहूलियात के ना होने की वजह से। तो मैं चाहता हूँ कि तरह आप थोड़ा सा इस हवाले से कंपैरिजन कीजिए कि पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर जो बुज़ुर्ग हैं उनको क्या क्या सहूलियात मुयस्सर हैं और क्या क्या होनी चाहिए। शुक्रिया जी। मैं कहता हूँ ये बड़ा ज़बरदस्त आप मौजू आज चुना है, क्योंकि बुज़ुर्गों को तो हर जगह से नज़रअंदाज किया जाता है। ये आपकी बात बिल्कुल सही है। पाकिस्तान मैं समझता हूँ वाहिद मुल्क है जहाँ बुज़ुर्गों का बहुत एहतराम किया जाए। यहाँ आप देखिए ओल्ड एज हाउसेस का जो है ना बहुत ही कम आपको मिलेंगे। पाकिस्तान के अंदर ओल्ड एज हाउसेस बहुत कम है। और ये देखें ना, जो फादर डे और दूसरा डे मनाते हैं वो इसीलिए होते हैं कि उन्होंने क्या किया, अपने वालिदैन को शेल्टर होम या ओल्ड एज हाउस में छोड़ दिया जाता है। वो साल में एक बार जाते हैं। हमारे माँ बाप तुम्हारे साथ होते, हमारे लिए तो रोज ही फादर डे और मदर डे होते हैं। तो ये कहना वहाँ जो है वो सोसाइटी जो है, वहाँ की सोसाइटी का ये है कि वो किसी को, वो बुजुर्ग भी जो है ना अपने आप को बुजुर्ग नहीं समझता, वो काम करते हैं। और रियासत जो होती है पाकिस्तान के अंदर, रियासत का तस्वुर तो ये है एक ड्रोना ख्वाब है। देखिए, जब इलेक्शन से पहले इनके मकासद और होते हैं, नारे और होते हैं, जब आ जाते हैं तो फिर इनके मकासद और होते हैं और किसी और पैटर्न पे चलते हैं और हमारी उम्मीदें जो होती हैं दम तोड़ जाती हैं। यहाँ जो है रियासत बिल्कुल ही बुजुर्ग शहरियों के लिए कुछ भी नहीं करती। जबकि हम बाहर देखते हैं तो वहाँ 65 साल का जब बुजुर्ग हो जाता है तो वो सीनियर सिटीजन कहलाता है और फिर उसको जो है उसकी पेंशन लग जाती है। उसको गवर्नमेंट जो है बड़ी सहूलत के साथ स्कॉलरशिप देती है और फिर उसको ग्रोसरी में और हर जगह उसको क्या होता है, डिस्काउंट मिलते हैं। हेल्थ बेनिफिट्स उनके बहुत ज्यादा होते हैं। और अगर वो काम भी करना चाहें तो काम भी करें और गवर्नमेंट से भी फवायद लेते रहें। लेकिन उनको हर डिपार्टमेंट में क्या है, कहीं भी आप वो खरीदारी के लिए जाएंगे तो उनको डिस्काउंट लाजमी मिलेगा, जबकि हमारे ऐसा तस्वुर नहीं है। तो हमारे यहाँ वैसे क्या क्या शिकायत है? हमारे अंदर तो ये ना अभी आपने एक पॉइंट आउट किया कि जी बुजुर्गों को जो पेंशन का मसला है, ये तो सरकारी बंदों का है जी। लेकिन जो सरकारी नहीं है, आप उनको देखिए कि उनके लिए क्या, अभी ये 12,000 भी जो देते हैं तो बंदा मुझे बताए वही बड़ा जिसका दिल गुर्दा मजबूत है वही बेचारा ये 12,000 रुपये हासिल कर सकता है। ठीक है, कौन सुबह सुबह जाएगा, लाइन में खड़ा होगा, इतनी गर्मी में जो है वो इतनी लंबी कतार में खड़ा हो जाएगा, तो बुजुर्ग कहाँ बेचारा खड़ा होगा।
तो यहाँ जो बुजुर्गों के लिए कुछ किया नहीं जा रहा, बुजुर्गों को बिल्कुल नजरअंदाज किया गया। पेंशन वाले जो है गवर्नमेंट वाले वो भी, और प्राइवेट सेक्टर के लिए तो कोई प्रोग्राम ही नहीं इनके पास कि प्राइवेट सेक्टर वालों के लिए हम क्या करें। अगर पनाह गाहें बना रहे हैं तो वो तो मखसूस सब लोगों के लिए, खाली बुजुर्गों पे तो काम नहीं हो रहा। आज भी हमारा बुजुर्ग जो है, आप गलियों में देखिए वो किस तरीके से काम कर रहे हैं जी, लड़खड़ा रहा है बेचारा। और आप देखें, मैं आपको बताऊं, एक लियारी से एक बुजुर्ग आते हैं, उसकी एक बेटी है, और वो बेचारा, मैं उसको अक्सर देखता हूं और मैं उसको रोकता हूं और मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि भाई मैं आपकी मदद कर देता हूं। बोलता नहीं यार, मुझे 8,000 रुपया मिलते हैं, लियारी से लांडी तक मैं ये झूला लेके जाना है। और आप यकीन करें, जब मुहर्रम के दिनों में जा रहा था तो उस वक्त उसके पाँव में तकलीफ थी, तो मैं होटल में बैठा था, मैंने कहा आप इधर पहले खाना खा लें फिर आप जाइएगा। वो बोलते हैं यार नहीं, मैंने जाना है उधर। तो आप लियारी से वो झूला लेते हैं, घसीटता हुआ लांडी जाते हैं, और लांडी से फिर लेके लियारी आते हैं सिर्फ 8,000 रुपए के लिए। तो मैंने कहा आप ये क्यों कर रहे हैं? वो बोलते हैं मेरा बेटा जो है बिल्कुल बेकार है और मैंने अपनी बच्ची को जो है पालना है, मैं क्या करूं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और सर, आज का हमारा प्रोग्राम भी बेसिकली इन्हीं इश्यूज़ को हाईलाइट करने के लिए, वो अफराद जो अपनी ज़िंदगी का एक ख़ास हिस्सा गुजार देते हैं, मुल्क की तरक्की में उनका कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूशन होता है। 60-65 साल के बाद जब उनके आराम करने के दिन आते हैं, लेकिन तब ही उनको सबसे ज़्यादा जो है वो निगलेक्ट किया जाता है, या सबसे ज़्यादा उनको ही तवज्जो नहीं दी जाती जितनी वो डिज़र्व करते हैं। तो सर, आपने रियासत की कुछ पॉइंट्स बताए कि ये चीज़ों की कमी है, लेकिन इखलाकी तौर पर अगर हम देखें, क्योंकि हमारा माशरा अभी भी बहुत एहतराम करता है बुज़ुर्गों का, लेकिन अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो कि उनको वो तवज्जो नहीं देते जितनी तवज्जो वो डिज़र्व करते हैं। अभी भी हमारे मुल्क में शेल्टर होम्स बन रहे हैं, बुज़ुर्गों को साथ नहीं रखा जाता, सेपरेशन हो जाती है। बेशक वो अपने घर में रहें, सही से रहें, लेकिन सेपरेशन इख्तियार कर ली जाती है। तो इखलाकी जिम्मेदारियों के हवाले से कुछ बताइए। देखिए जी, ये हमारे मुल्क के लिए बड़ी खुशनुमा बात है कि यहाँ शेल्टर होम या जो बुजुर्गों को जो है सेपरेट कर दिया, ये बहुत कम है जी हाँ, शुक्र, ये माइनर है, और ये बड़ी खुदा की करम नवाजी है पाकिस्तान के ऊपर। और मैंने अक्सर आपको कहता हूँ कि पाकिस्तान के लोग बड़े प्यार मोहब्बत वाले हैं। इस जैसी कौम आपको पूरी दुनिया में नहीं मिलेगी, ना ऐसा मुल्क मिलेगा। मसला ये है कि कहीं थोड़े बहुत ऐसे होते हैं, वो हो जाते हैं, वो बच्चों शेल्टर होम में डाल देते हैं। लेकिन अगर आप वैसे इज्तिमाई तौर पे देखें तो आपको यूरोप के अंदर तो आपको लातादाद मिलेंगे। जी हाँ, जी हाँ। लेकिन पाकिस्तान के अंदर ये आपकी बात सही है कि रियासत की जो जिम्मेदारी है कि अपने बुजुर्ग शहरियों का ख्याल करे, लेकिन ये तो माजूरों का ख्याल नहीं रखती। ये माजूर जो बेचारे नबीना हैं, उनके ऊपर वाटर कैनन से पानी फेंकती है, उन पे लाठी चार्ज करती है, उनको गिरफ्तार करती है, जो नबीना अफराद हैं। तो ये बुजुर्गों का क्या ख्याल करेंगे? क्योंकि ये जो भी हुकूमत आती है उसके कोई विजन नहीं होता। उनके लिए होता है कि हमने 5 साल लूटमार करनी है, डेट्स ऑल। कोई भी आ जाए, अगर उनके अंदर ये हो कि भाई हमारी पूछगीछ होगी, हमारे अंदर जो है हमने भी यार कुछ करना है, तो फिर तो बात। आज आप देखें ना बुजुर्ग किस तरीके से फुटपाथों पे आप देखें बुजुर्ग किस तरह पड़े हुए, और ऐसे बुजुर्ग भी हैं, यकीन करें, मैं खुदा माफ करे ऐसा किसी पे वक्त ना है, मैंने कचरे से उनको खाना उठाते हुए देखा है। सर देखें, आप सिग्नल्स पे आपको बुजुर्ग खड़े हुए नजर आएंगे, ठीक है। बुजुर्ग खवातीन जो हैं वो ऐसा जैसे उनको कोई वहाँ पे छोड़ के चला जाता है, और वो सारा दिन उस धूप गर्मी में तपती सड़कों पे वहाँ बैठ के वो भीख मांग रही होती हैं या मांग रहे होते हैं। तो ये इस तरह के जो मतलब जो मुतासिर लोग हैं, जो मुतासिर हमारे बुजुर्ग हैं, रियासत को क्या चाहिए कि किस तरह उनको सहूलियात फराहम करे, या उनकी ज़िंदगी में कम से कम ज़िंदगी के इस हिस्से में थोड़ी सी जो है वो आसानी फराहम कर सके। देखिए रहीम भाई, बात यह है कि रियासत अगर करना चाहे तो फिर तो बहुत कुछ कर सकती है। देखिए, ये हर यूसी के अंदर, हमारे यहाँ यूसी सिस्टम थे, हर यूसी के अंदर नाज़म की ड्यूटी लगा दी जाए। भाई आपके इलाके में अगर कोई भी ऐसा बुजुर्ग होगा, ये आपकी जिम्मेदारी है कि आपने उसको जो है ना फैसिलेट करना है, आपने फाइंड आउट करना है कि वो क्या है और उसकी क्या ज़रूरत है। आप अगर कभी जाना हो, कभी सिविल पे चले जाए, मैं अक्सर वो देखता हूँ, एक औरत जो है अपनी बच्ची के साथ ये खिलौने बेच रही होती है रात 2 बजे तक। अब कोई बंदा खुदा का, और उधर मजहबी जमात के दफातर भी हैं, और वहाँ बिजनेस ट्राइकॉन भी जाते हैं वहाँ से, और किसी बंदे में इतनी गैरत, इतनी जरूरत नहीं है कि गाड़ी से उतर के पूछे, बेटी बहन आपकी क्या जरूरत है, क्या मजबूरी है जो आप रात तक इधर हैं। कोई शौक से बच्ची या कोई बुजुर्ग औरत ऐसे नहीं बैठती, तो किसी को परवाह ही नहीं है। तो ये उस इलाके में अगर यूसी जितनी भी हैं, हर यूसी के अंदर ये किया जाए, और उस एक ऐसे चौक पे पाबंदी लगा दी, पाबंद किया जाए
कि भाई आपके इलाके में कोई ऐसा अगर बुजुर्ग भीख मांगता हो या बुजुर्ग ऐसा कोई गिरा हुआ हो तो आपने क्या करना है, फौरी तौर पे आपने क्या करना है, हमें इतला देनी है और हम उसको करेंगे। देखिए अभी कुछ दिनों 6-7 महीने पहले की बात है, पाकिस्तान चौक में मेरी प्रिंटिंग प्रेस के पास एक बुजुर्ग दोपहर को आके बैठ गए। तो रात को जब वो मेरा मशीन मैन बंद करने लगा प्रेस को, तो उसने मुझे फोन किया कि यार ये बुजुर्ग पड़े हुए हैं, इनका मैं क्या करूं। मैंने कहा पूछो कहाँ जाना। उसने पूछा भी आप कहाँ घर है, बोलते यहाँ घर है। उसने उठा के वहाँ ले गया तो देखा तो बाबा जी बोले इधर उधर कुछ नहीं, उसने ला के उधर कर दिया। वो उन्होंने मुझे फोन किया, अब 1:30 बजे का टाइम है, अब बाबा जी को पता नहीं चल रहा, गलूदगी में मैं आया, मैं लेकर उनको अपने घर चला गया। घर चला गया, रात सारी मैंने फेसबुक के ऊपर दूसरे ग्रुप में डालना शुरू कर दिया भाई ये बुजुर्ग की तस्वीर ये। और आप यकीन कर सुबह 10 बजे मुझे किसी ने कहा ये करंगी के बुजुर्ग हैं और ये फलां जगह में रहते हैं, ये आए थे लाइट हाउस में अपनी पेंशन के लिए, तो पता नहीं इनको क्या हुआ। तो मैंने फिर बाद में जब बुजुर्गों ने रात सारी नींद पूरी कर ली तो सुबह जब उठे हैं तो फिर मैंने जब नाश्ता करा, मैं वो बोलते हैं यार बात ये कि मैं आया था लेकिन मैं थक गया, मैं इधर बैठा, फिर मुझे पता ही नहीं चला। अब आप बताएं वो बुजुर्ग अपने घर वालों को मिल गए। अगर रियासत की जिम्मेदारी है कि वो देखा करे कि बुजुर्ग कहाँ पे, एक बंदा इतनी देर से सारी दोपहर वो हो गया, रात के 1 बजे तक उधर बैठा हुआ है, गिरा हुआ है। सर पेंशन की कतारों में मैंने देखा है बुजुर्ग वाकई परेशान हो रहे होते हैं। और सर पेंशन तो सिर्फ अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की बात की जाए तो उनको दी जा रही है। एक बहुत सारी ऐसी माएँ हैं जो कि सिंगल पेरेंट भी हैं, उनका क्या है, वो भी तो बुजुर्ग शहरियों में आती हैं। इस हवाले से भी बात करेंगे, लेकिन फ़िलहाल वक्त हो गया एक ब्रेक का, कहीं मत जाएगा, देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े। एक वक्फे के बाद आपको फिर से खुशामदीद कहते हैं हम न्यूज़ कैफ़े में। और न्यूज़ कैफ़े में आज हमारे साथ शबीर शफ़क़त साहब मौजूद हैं, जिनसे हम बात कर रहे हैं बुज़ुर्ग शहरी और रियासती ज़िम्मेदारियों के हवाले से। अच्छा शबीर शफ़क़त साहब, हमने मुख्तलिफ़ पहलुओं के हवाले से बात की है और मैं अभी प्रोग्राम के इस हिस्से में मैं डिस्कस करना चाहता हूँ कि वो बुज़ुर्ग जो उम्र के इस हिस्से देखिए जो बुज़ुर्ग शहरी हैं उन्हें लाजमी कोई ना कोई सेहत का मसला होता है और उनके सेहत के मसाइल को हल करने के लिए रियासती सतह पे कोई इस तरह की बड़ी जो है वो सहूलियात मौजूद नहीं है। ठीक है कि जिस तरह कराची में एक दिल का अस्पताल है, लाहौर में है, कुछ और दूसरे शहरों में 1-1, 2-2 अस्पताल होंगे, मगर उस तरह उनको जो है ना वो अपने सेहत मुआवजे के लिए जो है वो कुछ सहूलियात उन्हें वो मुयसर नहीं है। इस हवाले से क्या क्या शिकायत है वो ज़रा बयान कीजिए। देखिए जी बात तो पहले ये कि आम बंदे को यहाँ सेहत की सहूलियत मुयसर नहीं है, तो बुजुर्गों की तो बात ही दूसरी है। मगर बुजुर्गों को ज्यादा जरूरत है नहीं, वो बात आपकी दुरुस्त है, लेकिन देखना तो ये है, अब देखिए बाहर आप देखिए ना तो इनके लिए मेडिकल की सहूलत फ्री है। हाँ, अगर वो प्राइवेटली भी जाते हैं उनको चार्जेस गवर्नमेंट पे करती है, तो इसलिए वो अपना 3 महीने के बाद अपना जाके चेकअप करवाते हैं। वहाँ की रूटीन है, ख्वाह बुजुर्ग है या जवान है, वो चेकअप कराते हैं और जो भी उनकी चार्जेस होते हैं वो गवर्नमेंट पे करती है, फ्री ऑफ कॉस्ट है बुजुर्गों के लिए, सीनियर सिटीजन के लिए। यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ हमारे बुजुर्ग भी बेचारे देखें कार्डियो में आप जाके देखो बेचारे धक्के खा रहे होते हैं। कोई बंदा ये नहीं कहता कि यार ये बुजुर्ग है मैं इनके लिए जो है पहले रास्ता दे दूं ताकि वो चले जाए। हर बंदे को जल्दी है, तो हमारे होना तो ये चाहिए रियासत को कि बुजुर्गों के लिए ये खुसूसी पैकेज दे कि बुजुर्ग जो भी होंगे वो जो है मेडिकल के सहूलत से जो है जितना भी उन पे खर्चा होगा उनका रियासत जो है उनका खर्चा उठाएगी। और ये रियासत इस तरह उठा सकती है कि हर डिस्ट्रिक्ट सतह के ऊपर हॉस्पिटल जो उनके अंदर इनके लिए सहूलियात दी जाए। गवर्नमेंट ऊपर इस्लामाबाद में बैठ के तो नहीं, लेकिन हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जब ये होगा तो मैं या टाउन लेवल पे जब होगा कि ये जो हॉस्पिटल है इनके अंदर जो है बुजुर्गों को जो है आसानी से होगी और उनको एक कार्ड दे दिया जाए या कोई ऐसी चीज दे दी जाए, वो जाए और उनको प्रायोरिटी दी जाए, सबसे पहले उनको तरजीह जाएगा, पहले हमने इनको देखना है। बिल्कुल सही है। ऐसा ना हो कि हुकूमत हर साल ही तकरीबन कोई ना कोई हेल्थ बेनिफिट्स बुजुर्गों के हवाले से कोई ऐसा प्रोग्राम निकालती है, लेकिन होना ये नहीं चाहिए कि आपके NIC के मुताबिक जो भी 60 साल से ऊपर के लोग हैं उनके लिए इलाज ही फ्री हो। जो भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, कार्ड बनवाना, फिर उसकी अवेयरनेस नहीं होती लोगों को, फिर उसको पता नहीं होता किस तरीके से अवेल करना है, तो वो बेचारे इसी में ही जो है वो धक्के खाते रहते हैं और फिर
उनकी हेल्थ और मुतासर होती है। सर, हर साल बजट में बुज़ुर्ग अफराद जो होते हैं, ख़ास तौर पे रिटायरमेंट के बाद वाले, वो बड़े उम्मीद लगा के रखते हैं कि हमें इस साल कुछ ना कुछ जो है वो कुछ ऐसी फैसिलिटीज़ हुकूमत की तरफ से आएंगी। इस साल भी बड़ी उम्मीदें थी, तो आपको लगता है इस साल कोई ऐसा प्रोग्राम उनके लिए या कोई ऐसा हेल्थ बेनिफिट्स के हवाले से कोई प्रोग्राम शुरू किया जाएगा? प्रोग्राम तो आपकी बात बिल्कुल सही है, गवर्नमेंट रखती है जी। गवर्नमेंट जो है मखसूस कर देती है कि ये फंड फलाने के लिए, फलाने के लिए, लेकिन क्या उनको मिलता है? यहाँ जो होता है गवर्नमेंट को जब रख लेती है तो उसके जो आगे होते हैं उनमें बंदरबाट शुरू हो जाती है। आप मुझे बताएं कितने ऐसे हैं जो बजट है, आपको मैं अभी बताता हूँ, अकलियतों के बजट आए हैं तो वो जाके उन्होंने दूसरे कामों में लगा दिए। बुजुर्गों के जो बजट आए हैं तो वो क्या करेंगे? वो बंदरबाट हो जाएगी, बुजुर्गों तक तो पहुंचेंगे नहीं। और जो मैंने कार्ड की बात की वो मैं प्राइवेट सेक्टर की बात की कि ऐसे कार्ड होंगे वो डॉक्टर अपने जैसे बाहर वाले जो है प्राइवेट डॉक्टर को भी जाके अपने दिखा सकते हैं, गवर्नमेंट में ही नहीं। हाँ, सरकारी अस्पताल में तो इलाज फ्री है ही। मेरा मतलब प्राइवेट हॉस्पिटल में जाएं और काउंटर पे जाएं, उनको दिखाएं, और वो डॉक्टर जो है, प्राइवेट डॉक्टर जो है, बेशक उसकी 2000 फीस है, 3000 फीस है, वो नोट कर ले, वो गवर्नमेंट से पैसे चार्ज करे, उसको जो है फ्री सहूलत अदा करे जैसे बाहर के लोग होते हैं। और जहां भी उन्होंने जाना है, वो साउथ सिटी में बुजुर्ग जा रहे हैं, वह बेशक आगा खान में जा रहे हैं, उसके लिए सहूलत फ्री होनी चाहिए। उसके पास कार्ड होगा, जैसे अब माजूर बंदे हैं उनके शनाख्ती कार्ड के ऊपर व्हील चेयर बनी हुई है, इसी तरह इनका होना चाहिए। हमने हर हाल में क्या करना है, अपने बुजुर्गों को क्या करना है, फैसिलिटेट करना, उनको हर तरह की सहूलत देनी है। और फिर जब देखिए, जब आप उनको सहूलतें देंगे, उनका इलाज मुआवजा होगा, तो सेहत याब होंगे और उम्र पाएंगे। ये बेचारे जो है भूख से रगड़ रगड़ के मर जाते हैं, इलाज तो दूर की बात है। अच्छा, उनका हक है, उन्होंने पूरी अपनी जिंदगी दी है इस मुल्क को, मतलब इस जगह पे, तो ये उनका हक है और रिटर्न में कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। आपको क्या लगता है कि यहाँ पे जो एयर ट्रैवल और बाकी रेलवे और दूसरी जो लोकल ट्रांसपोर्ट है, यहाँ भी जो बुजुर्ग शहरी हैं इनको कोई डिस्काउंट वगैरह देना चाहिए? नहीं, मेरा ख्याल है रेलवे के अंदर मैंने सुना था कि जो 70 साल के हैं उनके लिए फ्री है। अच्छा, जैसे उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट रेलवे के लिए तो उन्होंने कर दिया हुआ है। जबरदस्त। ये जो 70 साल तक पहुंचे, लेकिन मैं आपको बताऊं ये 70 बहुत ज्यादा है, 65 होने जैसे बाहर वालों का जो है तो वो उन्होंने, लेकिन बाहर उन्होंने 70 कर दिया, उनको फ्री कर दिया, ये अच्छी बात है। लेकिन सवाल ये है कि दूसरी जगहों में भी तो उनको बेनिफिट मिलने चाहिए। ज्यादा जरूरत उनको मेडिकल की है, क्योंकि जब बुजुर्ग हो जाता है तो उसको तिब्बी सहूलतों की जरूरत होती है, क्योंकि उसको कभी बुखार हो गया, कभी कुछ हो गया, वो बेचारा कहाँ जाए, घर वाले भी नहीं लेके जाते, मसरूफ लाइफ है, बच्चे नहीं लेके जाते कभी कभी। तो इतना होना चाहिए कि वो फोन कॉल करें तो हॉस्पिटल से उनको कोई पिक करने आए, जैसे बाहर के लोग करते हैं। हम अगर जवानों को नहीं दे सकते तो हम अपने बुजुर्गों को तो ये सहूलियात दें। तो मैं समझता हूँ कि ये चीज होनी चाहिए, ताकि बुजुर्ग जो है जब वो सेहतमंद होंगे, उनको सहूलियात मिलेंगी, तो हुक्मरानों के लिए दुआएं करेंगे, उनके दिलों से दुआएं निकलेंगी, मुल्क के लिए दुआएं निकलेंगी। फिर क्या होता है, जब इनको सहूलतें नहीं मिलती, आप है या मैं हूँ, हमें वो जब तकलीफ होती है, हमें वो सहूलतें नहीं मिलती, तो हम क्या करते हैं, मुल्क को बुरा भला बोलने लग जाते हैं, जबकि मुल्क का तो कसूर ही कोई नहीं है। तो ये शिकायत हमारे अंदर फिर आ जाती है। तो इस शिकायत को दूर करने के लिए रियासत की जिम्मेदारी है कि इन बंदों को जो है इनका ख्याल करें, इनको तिब्बी सहूलतें दे, ताकि हमारे बुजुर्ग जो है ज्यादा उम्र पाए। हम भी कहिए हमारे मुल्क के अंदर भी बुजुर्ग 100 साल जी रहे हैं। सही सही सर, ये तो रियासत की जिम्मेदारियों के हवाले से हमने बात की, उनके फ़राइज़ हैं। अगर हम अपनी ज़िम्मेदारी की बात करें, क्योंकि हमारा एक हम एक इस्लामी मुल्क में रहते हैं, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान जैसे मुल्क में अगर ओल्ड एज होम्स होंगे तो हम कहाँ जा रहे हैं? मैं चाह रही हूँ कि आप ये जो एक कल्चर है इसको डिस्करेज करें। हमारी जिम्मेदारी क्या बनती है हमारे बुज़ुर्गों के लिए, हमारे माँ बाप के लिए, हमारे जो बुज़ुर्ग रिश्तेदार हैं उनके लिए, उस हवाले से बताइए। देखिए जी, बात ये एक जो यूनिवर्सल ट्रस्ट होता है ना आलम की सच्चाई, उससे आप पीछे नहीं हट सकते। ये एक हकीकत है। मलका बरतानिया भी थी ना, तो और इंडिया की इंदिरा गांधी भी, बहू और सास का झगड़ा था। अब इसमें पिस जाता है बंदा। अब बंदा अगर माँ को बोलता माँ जी ऐसे नहीं करना, तो बोलेगा तू बीवी का साथ दे रहा है, बीवी की। अब बीवी को बोलेगा भी तू थोड़ी कूल डाउन है, बोलेगी माँ का साथ दे रहा है। अब बंदा किधर जाए? तो फिर बात क्या होते हैं, वो क्या करते हैं, बहालते मजबूरी क्या है, वो शेल्टर होम में डाल देते हैं, ओल्ड एज हाउस में डाल देते हैं। फिर भी खुदा का शुक्र है पाकिस्तान में ऐसे बहुत कम है। मैंने आगे भी कहा सर, जितने हैं उसके हवाले से उसके हवाले से ये है कि देखिए हम जो पॉलिसी पे जा रहे हैं, हम तबाही की तरफ जा रहे हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग कब्रिस्तान ज्यादा आबाद कर रहे हैं, ये हॉस्पिटल्स आबाद कर रहे हैं, पनाह गाहें बना रहे हैं, फुटपाथों पे बैठ के लोगों को खाना खिलाने का तरगीब दे रहे हैं, ताकि पता चल जाए कि हमारे मुल्क जो है बड़ा गरीब और मजबूर और मुफलस मुल्क है। हम देखें ना हर जगह, आप देखें गली गली मोहल्ले के अंदर क्या है, दस्तरखान बिछे हुए।
कि आप किस तरह मुल्क को लेके जा रहे हैं। आप क्यों नहीं इनके लिए रोजगार का कोई ऐसा जरिया कर देते, क्यों नहीं आप इनकी तनख्वाहें ऐसी कर देते हैं। ये दस्तरखानों को आप कंडेम करें, मैं तो समझता हूँ ये हमारे मुल्क के लिए बेइज्जती का बायस है कि हर जगह आप दस्तरखान आने वाला क्या देखेगा यार, ये सारे भूखे नंगे। तो हम तो क्या कर रहे हैं, कोई गवर्नमेंट इस तरफ कर रही है, गवर्नमेंट भी क्या कर रही है, पनाह गाय बना रही है। और भाई आप ऐसा सिस्टम क्यों नहीं कर रहे कि ये बुजुर्ग जो है अपने घरों में ही रहे, यूसी लेवल के अंदर देखे कि सर कॉलर हमारे साथ शामिल कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? हेलो। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम सर, अमानत मैं बात कर रहा हूँ बहरीन से। वालेकुम अस्सलाम अमानत साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं? मैं ठीक ठाक, शुक्र अल्लाह का, माशाल्लाह। सबसे पहले तो मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ कि जो आपने टॉपिक को चूज किया है और बहुत अच्छा टॉपिक है। हमारे माशरे में इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है कि आवाम को अवेयरनेस दी जाए। बिल्कुल सही, थैंक यू सो लेकिन मच। सबसे बड़ी बात ये है कि हमारे माशरे को जिस तरह ये हमें साथे कमतरी में मुब्तला कर दिया गया है और लोगों को वो चीज, स्पेशली गरीबों को वो चीज मुहैया नहीं की जा रही जिसकी उनको जरूरत है। मैं 87 से सोशल वर्क में काम कर रहा हूँ। मैंने पाकिस्तान सियालकोट में ओल्ड होम भी बनाए, ठीक है, बच्चियों के स्कूल भी बनाए और इसके अलावा मैंने बीमारों के इलाज भी कराए और इसके अलावा मैंने बच्चियों की शादियां भी करवाई माशाल्लाह। और इंसाफ फिर नहीं मिलता। इंसाफ उन लोगों को मिलता है पाकिस्तान में, उन लोगों की मदद होती है जिनके अबाउजदाद बड़े आला ओहदों पर लगे हुए हों, ठीक है, जिनके अबाउजदाद या तो पुलिस में हो या FIA में या इंतजामिया हो, जहाँ पे इंसाफ मिल सके। आम बंदे को इंसाफ नहीं मिलता। मैं नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान में जॉब करता था, वहाँ पे मैंने अपनी जेब से बूढ़े बंदों के लिए पानी का इंतजाम, कुर्सियों का इंतजाम, चाय का इंतजाम किया हुआ था। मैंने अपने इदारे के लिए सब कुछ किया, लेकिन आज मैं दर बदर की ठोकरें खा रहा हूँ और मुझे इंसाफ नहीं मिल रहा। मुझे ये सजा मिली कि मैंने इदारे के लिए और पाकिस्तान के लिए काम किया। मेरा नाम है पाकिस्तान सियालकोट में, आप कंफर्म कर सकते हैं। अमानत साहब, सोशल वर्कर कंप्लीट कीजिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आपने बड़ी वो चुपते हुए जो चीज़ें हैं जो आपने वो हाईलाइट की हैं। सर इन्होंने भी कहा ओल्ड एज होम के हवाले से, भी वक्फे कॉलर से पहले भी हम बात भी कर रहे थे। तो ओल्ड एज होम का होना ये ठीक है, ये कोई इतनी फ़ख्र की बात नहीं है, मगर जिन लोगों ने, जिन फलाही इदारों ने इन बुज़ुर्गों की तकालीफ को देखते हुए इन ओल्ड एज होम्स को शुरू किया है, मेरा ख्याल है हमें उनको ज़रूर अप्रिशिएट करना चाहिए कि जिन्हें बुजुर्गों की तकलीफ जो है वो बर्दाश्त नहीं हुई और वो खुद मैदान में आए और उन्हें ओल्ड एज होम बना दिया। बिल्कुल, ये हम इसको डिस्करेज नहीं करना, इनका मतलब ये था कि डिस्करेज किया जाए। ये ओल्ड एज ओवरऑल सोसाइटी में ये अगर ये नहीं होंगे तो वो तो फिर फुटपाथों पे जाएंगे। ओल्ड एज होम्स को डिस्करेज करने की बात नहीं करी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके औलाद ही नहीं होती, तो वो लोग कहाँ जाएं। ऐसे भी हमारे माशरे में लोग हैं। मेरा मतलब ये था कि इस कल्चर को, जो कि अपने बच्चे अपने माँ बाप को छोड़ आते हैं, उस कल्चर को हम डिस्करेज कैसे कर सकते हैं? मैं आपको बताऊं, एक आप मेरे दोस्त हैं वकील साहब, उनका शेल्टर होम है, वो चला रहे हैं। और एक मैं विजिट करने गया तो उन्होंने, मैंने पूछा भी है, एक बुजुर्ग है, उन्होंने कहा ये बुजुर्ग को जो है ये गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं, ऑफिसर है और इसका बेटा इनको इधर छोड़ के गया है। बोल रहे 4-5 साल के बाद इनका बेटा एक दफा आया तो मैं बड़ा खुश हुआ कि चलो अपने बाप को मिलने आया है। तो मैंने बाप से मिलवाया तो मेरे को भी बाद में बोलता है, बात सुनो, ये इनकी पेंशन इतनी होगी, जरा चेकों पे साइन करवा दो। बोलता है, मैंने कहा ये देखो, मिलने काहे के लिए आया है? चेक पे साइन करवाने के लिए। बस ऐसे भी ये सोच है, ये रुख भी मौजूद हैं सोसाइटी में। थैंक यू सो मच, आप तशरीफ लाए। हमने सोचा कि आज इस मौजू पे भी बात की जाए। तो एक वक्फे की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, वक्फे से वापस आएंगे तो एक और मौजू पे बात करेंगे, वो भी इसी तरह के बहुत अहम मौजू है। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफे, देखते रहिए। जी दोस्तों, एक वक्फे के बाद आपको फिर से खुशामदीद कहते हैं हम न्यूज़ कैफ़े में। मैं हूं फ़हीम अब्बास, मेरे साथ हैं ज़हरा रज़ा। और जैसा कि आप जानते हैं, वक्फे से पहले हम बात कर रहे थे बुज़ुर्ग शहरियों के हवाले से, और उस वक्त ये बात हो रही थी कि बहसीयत माशरा
हमें फ़ख्र है कि हम अपने बुज़ुर्गों का बड़ा एहतराम करते हैं। और हाँ, रियासत की जानिब से उन्हें कुछ शिकायत हैं और कोई आटे में नमक के बराबर माशरे में भी ऐसी शिकायत का सामने आना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती, मगर हम ओवरऑल बाकी ममालिक और बाकी तहजीबों और मुआशरों के हिसाब से हम अपने आप को बहुत अच्छा तस्वुर करते हैं। अभी हम जिस मौजू के हवाले से बात कर रहे हैं, यकीन जानिए कि ये हमारे माशरे के लिए किसी शर्म से ये कम नहीं है। ख़वातीन के विरासत में हिस्से के हवाले से हम अपने प्रोग्राम में बात करने वाले हैं। बड़े ही अफसोस की बात है कि हमारे यहाँ पे ख़वातीन को विरासत में उनका हिस्सा उस तरह नहीं दिया जाता जिस तरह उन्हें देना चाहिए। बड़ी आम सी बात है ये कि ख़वातीन की शादी पे उनको जहेज़ दे के ये समझ लिया जाता है कि हमने अपना हिस्सा इनको दे दिया। ख़वातीन की जहाँ ख़वातीन को हिस्सा दिया जाता है जिन फैमिलीज़ में, वहाँ ख़वातीन की शादी से मुतल्लिक जो है बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं। उनको अपने ही ख़ानदान में बहाया जाता है कि कहीं हमारी जो जायदाद जो है, जो हमारी ज़मीनें जो हैं, ये बाहर न चली जाएँ किसी के पास। ऐसे बहुत सारे मामलात हैं ख़वातीन की विरासत से जुड़े हुए। आज हम इस बारे में बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में एक बहुत अहम मेहमान मौजूद है जिनका नाम है जनाब हाजी चंद ज़ेब साहब। हम आपको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? सर, जैसे कि हम आए दिन ख़बरों में देखते रहते हैं, वाक़यात सुनते रहते हैं कि भाई ने जो है जायदाद की वजह से बहन को कत्ल कर दिया या रिश्तेदारों ने। तो सर बहुत मतलब इतना एक्सट्रीम पे ये चीज़ हम देखने में आती है कि लोग जान से मार देते हैं। अभी भी पेशावर में जो वाक़या हुआ कि बाकायदा हथौड़ियों से बहन पे जो है हमला किया गया। तो सर मैं आपसे जानना चाहूँगी कि शरई और कानूनी तौर पर ख़वातीन का विरासत में कितना हिस्सा होता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करोड़ों दरूद सलाम आका दो जहां और उनकी आल औलाद पर। और सबसे पहले आपके चैनल के तवस्सुफ से मैं मोहम्मद यूसुफ खान उर्फ दिलीप कुमार साहब का इंतकाल हुआ है आज। जी हाँ। और मैं आपके चैनल के तवस्सुफ से हिंदुस्तान की आवाम से और उनकी बेगम सहरा बानो साहिबा से दिली ताज़ियत करता हूँ। एक असासा थे फिल्म इंडस्ट्री का और एक लेजेंड थे जो दोनों तरफ से जुड़े हुए थे। पेशावर चूँकि उनका आबाई गांव है और पेशावर के ही एक नौजवान ने जो है वो हिंदुस्तान और पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री पे राज किया है। आज उनका इंतकाल हुआ है और मैं दिली तौर पर उनके लवाहिकीन से जो है वो दिली ताज़ियत करता हूँ जी। अब रहा सवाल आपका, तो ये इस ख़ुसूसन पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला जो है वो ये विरासत का मामला है जो बहन और बेटियों से जुड़ा हुआ है। और इसके मुतालिक दीन क्या कहता है? अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि जिस ज़मीन से माँ, बहन, बेटी और बीवी का हक अदा न हो उस ज़मीन का अनाज खाना हराम। अल्लाह अकबर। अब मुल्क में रहते हैं, इसका नाम है इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। इस्लाम सबसे पहले हुक्म देता है कि जब आप अपनी विरासत को तकसीम करें तो उसमें एक हिस्सा जो है वो बेटे का है और आधा हिस्सा जो है वो बेटी का है। और फिर उस आधे हिस्से वाली जो बेटी है उसका आधा हिस्सा उसके शोहर की तरफ चला जाता है। तो दोनों का हक बराबर हो गया। बेटे का भी 1 रुपया हो गया और बेटी का भी 1 रुपया हो गया। 8 आने उसको वालिदैन की तरफ से मिल गए और 8 आने उसको ससुराल की तरफ से मिल गए। औलाद की तरफ से भी मिलेंगे अभी जी। ससुराल मतलब खामंद की तरफ से उसको मिलेंगे। अगर खामंद हयात नहीं है तो उसके बावजूद भी उसको उसका हक मिलेगा। इन केस अगर उसकी औलाद नहीं है तो वो जो औरत है जिसकी औलाद नहीं है उसका हक जो है उसके भाई को अदा किया जाएगा। और अगर उसका भाई नहीं है तो उसके भांजों को और भांजियों को अदा किया जाएगा। अच्छा, ये कुरान कहता है। सही। मगर यहाँ पर आकर हम लोग बदकिस्मती है कि हम तमाम तर वसाइल, तमाम तर तवानाइयाँ और जितनी आसाइशें एक मर्द को इस माशरे में हासिल हैं, एक बेटे और भाई को इस माशरे में हासिल हैं, उतनी आसाइशें न बहन को, न बेटी को, न बीवी को
और ना माँ को हासिल है। बिल्कुल सही सर। ये तो आपने बताया कि शरई तौर पे दीन इस्लाम में मतलब किस तरह रहनुमाई फरमाई गई है विरासत से के केसेस से मुतालिक, और जो रियासती तौर पे भी कुछ मतलब कोई हमारे कवानीन मुख्तलिफ नहीं हैं। अब ये बताइए कि सोसाइटी में ये कवानीन प्रैक्टिस कैसे हो रहे हैं? सोसाइटी में ख़वातीन को अपनी विरासत से मुतालिक किन किन शिकायत का सामना करना पड़ता है, ज़रा वो कड़वे सच जो हैं वो बताइए हमें। फ़हीम, सबसे पहली बात ये है कि आप कोई भी काम करते हैं, अगर वो इज्तिमाई सतह पे आपकी अप्रोच नहीं है कि आप इज्तिमाई सतह पे कर सकें, मगर इनफरादी सतह पे करने से आपको कोई मना नहीं करता। बिल्कुल सही है। ठीक है, मेरे वालिदैन का इंतकाल हुआ, वरासत की तकसीम हुई, भाइयों ने मेरी ड्यूटी लगा दी कि जी वरासत की तकसीम आप करें, हालांकि मैं भाइयों में सबसे छोटा हूँ। तो हमने सबसे पहले अपनी बहनों का हक दिया। हमने किसी बहन से ये नहीं कहा कि आप माफ़ कर दें या हमें छोड़ दें आप। उसके बाद जब मेरी अपनी बेटियों की बारी आई है, तो जिस वक्त मेरी बड़ी बेटी की शादी थी, मैंने उसके निकाह के वक्त जो है उसकी वरासत उसके हवाले कर दी बजरिया चेक के, ये बेटा आपकी वरासत बनती है जो आज तक की मेरी कमाई है। ये तो बेहतरीन है। क्या ऐसा ही हो रहा है सोसाइटी में? ऐसा नहीं हो रहा है। मैं वो पूछना चाह रहा हूँ, क्या हो रहा है? ऐसा होता तो फिर ये जो वाकयात होते हैं, ये जायदाद बचाने के लिए कुरान से शादी कर देना, जी, जायदाद बचाने के लिए बूढ़ी हो जाना औरतों का घर में और उनको किसी जगह पे निकाह न करके देना, जायदाद बचाने के लिए ही एक पढ़ी लिखी और एक आला दर्जे की अच्छी जहनीत रखने वाली खातून का अपने मुलाजमीन से शादी कर देना, जबरदस्ती शादी कर देना। आम फहम में क्या होता है कि जिस वक्त आप अपनी देखिए आप इनपावर करते हैं। मैं अगर अपनी बेटी को वजन के साथ अगर रुखसत करता हूं तो वो अपने ससुराल में भी एक अहमियत रखती है, और फिर वो ससुराल भी देखता है कि इसके वालिद ने इसके साथ इंसाफ किया। वो हमारे यहाँ क्या होता है कि बेटे की शादी के ऊपर आपने 50 लाख रुपए लगा दिए हैं, सही, बेटी की शादी पे आपने 5 लाख रुपए लगा दिए हैं, और वो 50 लाख जिसकी शादी पे लगा है वो वरासत का हकदार ठहरा है। जिसकी शादी पे 5 लाख लगे हैं उसको कह दिया जाता है कि भाई आपकी जिम्मेदारी तो पूरी हो गई ना, आपकी हमने शादी कर दी, हमारा फर्ज पूरा हो गया। कैसे फर्ज पूरा हो गया? अगर 5 लाख वाले की शादी का फर्ज पूरा हो गया तो फिर बेटे पे तो 50 लाख लगे हैं, उसका फर्ज भी पूरा हो गया। अच्छा, फिर जब वालिदैन इंसाफ नहीं करते हैं, वालिदैन अपने बच्चों को वसीयत नहीं करते हैं, वालिदैन अपने बच्चों को सही रास्ता नहीं दिखाते हैं, तो फिर वो बच्चे वालिदैन के बाद बहनों को ब्लैकमेल करते हैं। सही है। चंद साहब, हम एक काम करते हैं, एक वक्फे की तरफ बढ़ रहे हैं, वक्फे से वापस आते हैं तो ज़रा इस हवाले से मजीद बताइएगा हमें, और वालिदैन का क्या किरदार होना चाहिए इसमें? क्या वो वसीयत सबको कर देनी चाहिए? और इस हवाले से ज़रा हमें बताइएगा। दोस्तों, एक वक्फे के बाद आपसे दोबारा मुलाकात हो रही, कहीं मत जाइए। अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफे, देखते रहिए। जी, एक ब्रेक के बाद आपको न्यूज़ कैफ़े में खुश आमदीद करते हैं। आज हम बात कर रहे हैं विरासत में औरत के का हक़ क्या है उस हवाले से, और हमारा माशरा इसको किस तरह से ट्रीट करता है, उस हवाले से हम बात कर रहे हैं। हाजी चंदजेब खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में, जो कि एक सोशल एक्टिविस्ट हैं। सर, आपने बताया कि विरासत में औरत का हिस्सा जो होता है वो आधा होता है और मर्द का पूरा होता है, क्योंकि औरत को शौहर की तरफ से भी आधा हिस्सा मिलता है, तो वो एक तरह बैलेंस हो जाता है। सर, अगर कोई हम बेसिक इशू ही यही है कि हमारे यहाँ औरत को विरासत में हिस्सा नहीं दिया जाता। अगर वालिदैन ज़िंदा हैं तब तो उनको बाप उनका हिस्सा दे देता है, लेकिन वालिद की स्पेशली डेथ के बाद भाइयों में ये झगड़ा होता है, और यही कहा जाता है कि शादी के नाम पर ही उसका हिस्सा उसको दे दिया जाता है। सर, अगर कोई औरत को उसका हिस्सा नहीं देता तो इसकी शरई तौर पर क्या हुक्म है इसके लिए, और कानूनी तौर पर इसकी सज़ा क्या है, और वो किस तरीके से अपना जो है वो मुकदमा मतलब वो हक़ के लिए अपने लड़ सकती है? देखिए, शरीयत तो आपको इतना सख्ती से मना करती है, ये तो आपकी औलाद हो गई ना, कोई भी इंसान है उसके घर में बेटा पैदा हुआ या बेटी पैदा होगी, वो तो कुदरती अल्लाह और उसके रसूल और कुरान के मुताबिक वो वरासत में। अल्लाह तबारक ताला तो फरमाते हैं कि अगर तुमने किसी गैर आदमी की एक बालिश जगह भी नाजायज कब्जा की तो तुम्हें दोज़ख के 7वें तह के अंदर रखा जाएगा। ये एक दूसरे का हक के बारे में, और वो हक जो एक माँ से पैदा है
और इसका बड़ा सिंपल सा तरीका है, मैंने खुद मतलब उसको किया है, प्रैक्टिस किया है। मैं सेकंड मेरी बच्ची की शादी थी। हाँ। अब मौलवी साहब, हम लोग जब निकाहनामा लिखा जाता है, मैं आपके चैनल से सुनने वाले तमाम लोगों को कि निकाहनामे के अंदर जो है वो काफ़ी शराइत होती हैं जी। जो एक मर्द को और एक औरत को उस रिश्ते में इनपावर करती है, मर्द को भी और औरत को भी। हमारे यहाँ क्या होता है कि मौलवी साहब जो है वो एक लकीर खींच देते हैं। जी हाँ। वो 7-8 शिकें होती हैं, बस उसके ऊपर ऐसे एक लकीर खींच दी, आपके साइन ले लिए, नहीं, उसके अंदर एक शिक होती है। मैंने मतलब निकाह के टाइम में मौलवी साहब से कहा कि इसके अंदर मेरी बेटी की वरासत लिखें और मैं यहाँ साइन करता हूँ। हाँ। इन केस अगर मैं नहीं रहता जी। तो कम से कम मेरी बेटी के पास एक मेरे हाथ का लिखा हुआ डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए कि मेरे बाप ने मेरी वरासत निकाह में। और वो मौलवी साहब मुझे कह रहे हैं जी मुझे 25-30 साल हो गए निकाह पढ़ाते हुए, आप मुझे कौन सा सबक पढ़ा रहे हैं? मैंने कहा ये सबक आपको पढ़ाना चाहिए। आप 3-4 हज़ार रुपए जो है वो निकाह पढ़ाने के ले लेते हैं। आप पहले तो इन चीज़ों को समझें कि ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, और हुकूमत पाकिस्तान को भी ये चाहिए कि ये कानून साजी इसके ऊपर होनी चाहिए कि किसी भी बेटी का जो हक है उसके निकाह के वक्त में उसके निकाह नामे के अंदर अंदराज कर दिया जाए। बिलफर्ज अगर बाप नहीं है, माँ नहीं है, भाई है, तो वो भाई उस निकाह नामे के अंदर जो है वो इन रिटर्न लिख कर दें। वो एक डॉक्यूमेंट्स है ना आपके पास, इसके अलावा आपके पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं होता है। और अगर कोई डॉक्यूमेंट्स होता है बाप के नाम का, तो वो रजिस्ट्रार के साथ, वकीलों के साथ, थाना कचहरियों के साथ मिलकर झूठी गवाहियां देकर, मतलब जो वारिस होते हैं वो मिसाल के तौर पे बैठे हुए कराची में, पंजाब में उनकी जायदाद जो है वो दूसरी खवातीन को पेश करके, दूसरी खवातीन को अदालत में पेश करके उनकी जो है जायदाद खत्म कर दी जाती है। तो कानूनी सतह पे कानून तो है मगर उसके ऊपर अमल दरामद नहीं होता। मगर उस कानून से भी हटके जब अल्लाह का हुक्म है, ये दुनियावी कानून तो हमारे बनाए हुए हैं ना, हमारी अदालतों ने बनाए हुए हैं, हमारी असम्बलियों ने बनाए हुए हैं, मगर अल्लाह का कानून जो है वो अटल है अपनी जगह के ऊपर कि आप अपनी बहन बेटियों की विरासत अदा करें। अगर आप विरासत अदा नहीं करेंगे तो आप जो खा रहे हैं वो हराम खा रहे हैं। तो आज पूरा पाकिस्तान ये देख ले कि हम कितने लोग हलाल रिज्क खा रहे हैं। सही। अच्छा सर, खवातीन में अगर कोई विरासत की तकसीम के हवाले से जो इश्यूज क्रिएट होते हैं, उसमें एक तो ये है कि जहेज़ उन्हें दे दिया जाता है। जहेज़ भी एक बहुत बड़ी लानत है जो हमारी सोसाइटी में कि में रच बस गई हुई है। बड़े शर्मिंदा हैं हम इस हवाले से। और जितने भी लोग इसके ख़िलाफ़ बातें करते हैं, जब अपने बेटे की बारी आती है तो उस वक्त उन्हें जहेज़ बुरा नहीं लग रहा होता है। हाँ, जब बेटी ब्याह रहे होते हैं तो तब उन्हें जहेज़ बहुत बुरा लग रहा होता है और वो इसकी तनकीद भी कर रहे होते हैं इसके ऊपर। तो जहेज़ पे माँ बाप का अच्छा खासा जो है वो खर्चा हो भी जाता है। एक आप ये देखें कि एक ऐसी फैमिली है जिनके कोई मतलब टोटल जो एसेट्स हैं या जो 50 लाख या 80 लाख का या 1 करोड़ का घर है, उसमें अगर उन्होंने 20 लाख रुपए की शादी पे अगर बच्ची को ब्याहते हुए सारा जहेज़ वगैरह दे दिया है, तो वो अपनी तरफ से वो कैलकुलेशन में कह रहे होते हैं ठीक है जी, आपका जो हिस्सा बनता था हमने तो आपको दे दिया। बाकी खवातीन की जो प्रॉपर्टी बन रही होती है, जहाँ बहुत लंबी चौड़ी जायदादें नहीं होती, वहाँ भी जो खवातीन है वो खुद अपने मुंह से उन्हें माफ़ कर देती हैं। वो कहती हैं कि हमने माफ़ कर दिया, हमारे भाई हैं उनके हिस्से कुछ आ जाएगा, वो अपना कर लेंगे, इधर क्या मेरे शौहर के पास तो है सारा कुछ। तो घर में बैठी हुई जो एक और औरत भी है जो माँ है, उसको भी तो ये फाइट करनी चाहिए अपने बेटों से और मतलब वसीयत के हवाले से कि तुम इन्हें दो, ये इसका हक है। अगर वही सरेंडर कर देगी सबसे पहले तो आगे तो बाद में फिर ऐसी ही सूरत हाल आएगी। भाई पहली बात ये है ना कि ब्लैकमेल किया जाता है। जब माँ बाप मर जाते हैं ना तो बहन बेटियों को कोई दरवाजा तो चाहिए होता है ना। बिल्कुल। उनको आसरा होता है कि ये मेरा भाई है, या भाई नहीं है तो मामा है, चाचा है, कोई फूफा है। इन रिश्तों की एक ताकत होती है। और औरत बेसिकली चूंकि अपने आप को माँ बाप के घर पे भी अब कंफर्टेबल नहीं समझती है ना, ये माशरा ऐसा है, और ना ही अपने शोहर के घर में अपने आप को इतना कंफर्टेबल समझती है। जब उसके भाई उससे ये कहें कि ठीक है हिस्सा तो आप ले लो, मगर आज के बाद ना फिर ये दरवाजे आपके लिए बंद हैं। ब्लैकमेल किया जाता है, बकायदा थ्रेट किया जाता है, बकायदा मारा जाता है, बकायदा उनको मतलब दूसरे रिश्तेदारों से थ्रेट किया जाता है। और उससे भी बड़ी बदकिस्मती क्या है कि अगर कोई माँ बाप
अपनी बेटी को कुछ दे देते हैं, चाहे वो जहेज की शक्ल में हो, चाहे वो सोने की शक्ल में हो, चाहे कोई जायदाद की शक्ल में हो। आगे जब ससुराल वाले आते हैं, सर यहीं से कंटिन्यू करेंगे, एक ब्रेक का वक्त हो गया, कहीं मत जाइए, मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। जी दोस्तों, एक वक्फे के बाद आपको फिर से खुश आमदीद। आप देख रहे हैं न्यूज कैफे, मैं हूं फहीम अब्बास, मेरे साथ हैं ज़हरा रजा और स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं जनाब हाजी चंद ज़ेब साहब। आप एक तजियाकार हैं, सोशल वर्कर हैं और आपसे हम बात कर रहे हैं ख़वातीन के विरासत की तकसीम के हवाले से मसाइल के बारे में। वक्फे से पहले बात हो रही थी, आपने कहा कि ख़वातीन जो हैं उनको बाकायदा ब्लैकमेल किया जाता है। ठीक है, अगर ख़वातीन अपना हिस्सा मांग लें तो उनका मतलब भाइयों के साथ और मतलब जहाँ उसने हिस्सा मांगा वो रास्ता दरवाज़ा ही बंद हो जाता है उन लोगों के, उन ख़वातीन के लिए। तो ज़रा मैं चाहूँगा कि यहीं से आप दोबारा कंटिन्यू कीजिए और आप बता रहे थे कि सोसाइटी में जो इश्यूज़ हैं वो बुनियादी तौर पे हैं क्या? देखिए बात ये है कि ये तो हो गया अपने माँ बाप के घर का मामला। अच्छा, बाज़ औक़ात जो इंसाफ पसंद वालिदैन होते हैं या बहन भाई होते हैं, वो अपनी बेटी को अगर कुछ दे भी देते हैं, ज़मीन की शक्ल में, माल की शक्ल में, नकदी की शक्ल में, और ये जहेज तो है ही लानत ना जी, जहेज तो है ही लानत। बेशक एक आदमी आपको अपने जिगर का टुकड़ा दे रहा है, तो क्या औरत का नेमुल बदल कोई ताजमहल हो सकता है? सवाल ही पैदा नहीं होता। औरत का नेमुल बदल सिर्फ इखलाक है। औरत सिर्फ इखलाक की भूखी होती है, माल जर दौलत इसकी भूख औरत को नहीं होती है। ये सब कुछ हो, उसका खामद अच्छा ना हो, ये सब कुछ हो, उसका बाप अच्छा ना हो, ये सब कुछ हो, उसका भाई अच्छा ना हो, ये सब कुछ हो, उसका बेटा अच्छा ना हो, उससे कुछ भी अच्छा कुछ नहीं चाहिए। सही है। रिश्ते जो होते हैं वो एहसास के होते हैं। अगर घर से अगर कोई अपनी बहन बेटी को अच्छे तरीके से रुखसत करता है, और आगे जो है जिनके घर में ब्याही जाती है, असल इसको समझने की ज़रूरत है। जो मेरे घर में पैदा हुई बेटी है वो मेरी फसल है। अल्लाह ताला ने मुझे बेटे की शक्ल में भी फसल अता की और मुझे बेटी की शक्ल में भी फसल अता की। जो लड़की मेरे बेटे के घर में ब्याह कर आ रही है वो मेरी नस्ल पैदा कर रही है। वो मेरे घर में पैदा होने वाली बेटी से ज्यादा मोतबर है मेरे लिए कि जिससे मेरी नस्ल पैदा हो रही है, और मेरी बेटी मेरे घर से ज्यादा मोतबर अपने ससुराल के लिए है कि वो वहां पर उनकी नस्ल पैदा कर रही है। अब जिस औरत को हम अपनी नस्ल बढ़ाने के लिए लाते हैं, जिस औरत को हम बड़ी खुशियों और बड़ी मोहब्बतों के साथ ब्याह के लाते हैं, अगर उसके साथ कुछ माल सबाब आ जाता है तो ससुराल के अंदर भी लालच पैदा हो जाता है। अब ससुराल भी देखते हैं कि चलो जी इसके साथ इतना माल है, इससे वो माल हटाएं कैसे। तो वो मुख्तलिफ हीले बहानों से, शोहर कहेगा मैं कारोबार कर रहा हूँ, शोहर कहेगा मैं फलानी जगह ले रहा हूँ। अच्छा, उसी के माल से जो चीजें खरीदी जाएंगी वो उसके नाम पे नहीं खरीदी जाएंगी। औरत इस तरफ से भी पिस रही है और उस तरफ से भी पिस रही है। और जब आप एक मजलूम तबके को ताकत मेरा रब जिसे देता है तो वो ताकत के साथ इंसाफ मांगता है। दौलत जिसे मेरा रब देता है वो उस दौलत के साथ इंसाफ मांगता है। अल्लाह तबारक व तआला कहता है कि तुम्हें जो भी इख्तियार दिया गया है उस इख्तियार का इस्तेमाल करते हुए मेरी कुदरत और मेरी पकड़ को याद रखना। मेरी कुदरत ये है कि मैंने तुझे सब कुछ दिया है, और मेरी पकड़ ये है कि अगर तू उसका इस्तेमाल गलत करेगा तो मैं तेरी पकड़ करूंगा रोजे मैशर। अब रोजे मैशर हर आदमी ने अपनी कब्र का खुद हिसाब देना है। बिल्कुल। अगर मुझे अपनी कब्र की फिक्र है, मुझे अपनी कब्र का खौफ है, जहां पर मेरी बख्शिश का जरिया सिर्फ अल्लाह और अल्लाह का रसूल। सर ये खौफ हो तो और चाहिए ही क्या, फिर तो सारे मामलात ही हल हो जाते हैं। ये बहुत सारी चीजें समझने के बावजूद देखें, ये पहले क्या होता था कि मिंबर रसूल से इंसानों की तरबियत की जाती थी, वहां मजहब पढ़ाया जाता था, वहां मजहब सिखाया जाता था, वहां हकूक बताए जाते थे। ये तो वो रिश्ते हैं कि जो आपके माँ बाप के पेट से पैदा है। दीन इस्लाम जो है वो तो एक पड़ोसी के ऊपर सबसे ज्यादा जब वही आई तो एक साहबी ने अर्ज की, या रसूलुल्लाह कहीं ये जायदाद में शराकतदार ना हो जाए। जी हाँ, इतने हुकूक हैं, इतने आगे बढ़ते हैं। एक अच्छा इंसान सर, के ऊपर अगर कोई
चाहे वो बेटा हो या बेटी हो और वो साहिब हैसियत हो और वो अपनी मर्जी से विरासत में हिस्सा नहीं लेना चाहता, तो ऐसा हो सकता है? उसके लिए क्या हुक्म है? वहाँ ममानत तो नहीं है जी। वहाँ ममानत नहीं है। एक मतलब बेटी है, हाँ। वो पढ़ी लिखी है, वो किसी अच्छी पोस्ट पे चली गई है या उसकी शादी हो चुकी है, उसकी शादी हो चुकी है, वो वेल सेट है। अगर वो समझती है कि नहीं मुझे ये थोड़ा बहुत लेके मुझे मसला नहीं है, हाँ। मगर ये थोड़ा बहुत मेरे माँ बाप के लिए अच्छा है, ये थोड़ा बहुत जो है मेरे भाइयों के काम आ जाए तो अच्छा है, तो वो अपनी रजामंदी से तो ये है कि कोई इंसान अपनी सारी जायदाद किसी को दे दे। मैंने जो माल कमाया हुआ है, विरासत में भी दो चीजें हैं, जो माल मैंने कमाया मैंने बनाया, बिल्कुल सही, उसे मैं तकसीम कर सकता हूं, चाहे किसी अननोन आदमी को सारा कुछ दे। सर हमें फौरी तौर पे जो है वो एक वक्फे की तरफ बढ़ना बल्कि प्रोग्राम के अख्ताम की तरफ बढ़ना है। थैंक यू सो मच, आप तशरीफ़ लाए और मतलब जितने भी कायदीन हैं मुख्तलिफ शोबों के, उन सबको अपना किरदार अदा करने की ज़रूरत है, ख़ास तौर पर उलमाए कराम को अपना किरदार अदा करने की ज़रूरत है। इस हवाले से फ़हीम अब्बास को, ज़हरा रज़ा न्यूज़ कैफ़े टीम को दें इजाज़त। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।